हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सेकंड यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपकी जो फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट चैप्टर के साथ आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर से कुछ डेफिनेशंस काम में आती है जो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स लिमिट, कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आज हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड यूनिट का, थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट में थर्ड चैप्टर फर्स्ट पार्ट है लिमिट, कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मतलब सीमा, कंटिन्यूटी मतलब सातत्यता या सातत्यता और सम्मिश्र फलन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स लिमिट है, कंटिन्यूटी है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये क्या स्टूडेंट्स, लिमिट और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होगी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पढ़ने इन पर आने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट, या सम्मिश्र चर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी चर, सम्मिश्र चर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई भी चर जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से या उप समुच्चय से मान ग्रहण करता हो। जैसे कोई चर ले लिया हमने, जैसे x ले लिया वेरिएबल, यदि x का बिलोंग कर रहा है कहां से स्टूडेंट, c से, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है c इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, c इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, मतलब x प्लस आइटा y के रूप की होगी और x और y बिलोंग करेंगे स्टूडेंट रियल नंबर से। ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी वेरिएबल या चर सम्मिश्र चर कहलाता है यदि वह चर सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से या उप समुच्चय से मान ग्रहण करता हो तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से अगर मान ग्रहण कर रहा हो तो वो सम्मिश्र वेरिएबल। ठीक है, अब हमारा है सम्मिश्र वेरिएबल के बाद सम्मिश्र फलन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। 2 नंबर है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन। क्या होता है स्टूडेंट सम्मिश्र फलन स्टूडेंट सम्मिश्र फलन को जो है वो इस रूप में लिखेंगे, W इक्वल टू एफ जेड, जहां पर जेड एक सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी फलन, मतलब कोई भी फलन या फलन W, सम्मिश्र फलन W या सम्मिश्र चर W, किसी सम्मिश्र चर W किसी सम्मिश्र चर जड़ का सम्मिश्र फलन कहलाता है यदि किसी भी परिबद्ध प्रांत में से, मतलब जड़ के प्रत्येक मान के संगत W का एक मान हमारे पास, एक या अनेक मान हमारे पास एग्जिस्ट हो या आते हों। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सम्मिश्र फलन की डेफिनेशन हो जाएगी एक सम्मिश्र चर, डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, एक सम्मिश्र चर W दूसरे सम्मिश्र चर जड़ का फलन कहलाता है यदि, जड़ का फलन या सम्मिश्र फलन कहलाता है यदि, जड़ का फलन कहलाता है यदि
कहलाता है यदि सम्मिश्र फलन कहलाता है यदि दिए गए प्रांत से, मतलब स्टूडेंट्स हम फलन पढ़ते हैं तब उसमें प्रांत और सहप्रांत आते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये वाला हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है, फलन है, इधर W परिभाषित है, ठीक है, यहाँ पर जड़ के मान है 1 2 3 4, इधर F जड़ के मान है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रांत, और ये वाला सहप्रांत, कोडोमेन, ये वाला सहप्रांत सहप्रांत या परिसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन जो है वो प्रांत से सहप्रांत में या प्रांत से परिसर में परिभाषित होता है स्टूडेंट्स। तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं सम्मिश्र फलन की। एक सम्मिश्र चर W दूसरे सम्मिश्र चर जड़ का, मतलब W जो है वो जड़ का फलन कहलाता है यदि दिया गया प्रांत, ये वाला प्रांत है स्टूडेंट्स, यदि दिए गए प्रांत से प्रांत D है, दिए गए प्रांत से जड़ के प्रत्येक मान के संगत, एक ले रहे हैं तो एक के संगत, दो ले रहे हैं तो दो के संगत, तीन ले रहे हैं तो तीन के संगत, और चार ले रहे हैं तो चार के संगत, मतलब दिए गए प्रांत D से जड़ के प्रत्येक मान के संगत, जड़ के प्रत्येक मान के संगत W का एक या अनेक मान विद्यमान हो, तो वह सम्मिश्र फलन कहलाता है। तो वह सम्मिश्र चर जड़ का सम्मिश्र फलन कहलाता है। तो वह सम्मिश्र चर जड़ का सम्मिश्र फलन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन होगी, कोई भी सम्मिश्र चर W जो है वो दूसरे सम्मिश्र चर जड़ का एक फलन कहलाता है यदि दिए गए प्रांत D से जड़ के प्रत्येक मान के संगत W का या तो एक मान आ रहा हो या अनेक मान एग्जिस्ट हो, तब वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, W इक्वल टू F जड़ एक सम्मिश्र फलन कहलाता है। सम्मिश्र फलन को लिखेंगे W इक्वल टू F जड़, जहां पर W और जड़ दोनों क्या स्टूडेंट सम्मिश्र फलन है। तो W को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स W इक्वल टू U प्लस आइटा V, जहां पर U और V दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, U और V दोनों एक्स वाई के फलन होंगे और बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू U है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, प्लस आइटा V है वो भी क्या होगा स्टूडेंट एक्स वाई का फलन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जहां जड़ इक्वल टू भी एक सम्मिश्र संख्या है तो जड़ इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स x प्लस आइटा y, और x और y बिलोंग करेंगे कहां से, x और y बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो W इक्वल टू एफ जड़ जो है वो खुद क्या एक सम्मिश्र संख्या है, तो जड़ इक्वल टू x प्लस आइटा y होता है, और f जड़ को लिख सकते हैं u प्लस आइटा v, जहां पर u और v दोनों क्या स्टूडेंट एक्स वाई के फंक्शन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा सम्मिश्र फलन, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारी फलन की सीमा या सम्मिश्र फलन की सीमा, लिमिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फलन की सीमा, ठीक है स्टूडेंट्स। फलन की सीमा या लिमिट ऑफ ए फंक्शन, आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स लिमिट ऑफ ए फंक्शन। सम्मिश्र पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स सम्मिश्र संख्या यूज होगी वेरिएबल के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स। या फलन की सीमा, फलन की सीमा, इन पे आधारित क्या स्टूडेंट्स सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन पर आधारित क्वेश्चन है, इस डेफिनेशन पे आधारित जो आपको करने हैं पेपर में आते हैं स्टूडेंट्स। तो फलन की सीमा क्या होगी स्टूडेंट्स, कोई भी हमने फंक्शन ले लिया सम्मिश्र फलन, माना सम्मिश्र फलन W बराबर एफ जड़ एक मानी है, एक मानी फलन होगा स्टूडेंट तभी इसकी सीमा एग्जिस्ट होगी। माना सम्मिश्र फलन W बराबर एफ जड़ एक मानी है, एक मानी का मतलब जड़ के एक मान के रिस्पेक्ट W का एक मान आता हो, तो स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स एक मानी फलन कहलाता है। अगर जड़ का हम एक मान पुट कर रहे हैं तो हमें W का एक ही मान मिलता हो तो वो एक मानी फलन कहलाता है स्टूडेंट्स। अगर जड़ का एक मान पुट कर रहे हैं और हमें एक से ज्यादा मान मिल रहे हैं, दो मान मिल रहे हैं, तीन मान मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स, वो एक बहुमानी फलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं फलन की सीमा। तो कोई भी क्या स्टूडेंट्स, सम्मिश्र फंक्शन मान लिया w बराबर f z एक एकमानी फलन है। माना सम्मिश्र फलन w बराबर f z एकमानी फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब एक सम्मिश्र फलन ले रखा है f z, तो z इक्वल टू z नॉट किसी पॉइंट पे देखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट्स हमने लास्ट ईयर आपने पढ़ी है बार बार लिमिट की डेफिनेशन। तो z इक्वल टू z नॉट पर, तब z इक्वल टू z नॉट कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स, कहां से बिलोंग, z इक्वल टू z नॉट कोई पॉइंट है, सम्मिश्र चर है। z इक्वल टू z नॉट पर fz की सीमा एक राशि या एक नियत संख्या L कहलाती है, यदि L कहलाती है यदि एक लघु धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मापांक ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेन एवर मापांक ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल, मतलब वेन एवर 0 से तो बड़ा होगा स्टूडेंट्स इसका मान, परंतु डेल से छोटा होगा। ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन, ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, सम्मिश्र फलन जो हमारा है उसकी लिमिट की डेफिनेशन कहलाती है, या फलन की सीमा की परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वाली डेफिनेशन हमें दे रखी है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, मतलब जब z जो है वो z नॉट की ओर अग्रसर हो, z टेंड्स टू z नॉट, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इक्वल टू l, ये वाला हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें क्या दे रखा हो स्टूडेंट, ऊपर वाली डेफिनेशन हमें दे रखी हो, तब हम इसको ये लिख सकते हैं, ये कहता है कि जब z है वो z नॉट की ओर अग्रसर हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर अग्रसर हो, तो लिमिट का जो मान है वो एक नियत संख्या l की ओर अग्रसर होगा, या एक नियत संख्या l होगा उसका मान। तो ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ये कहलाती है फलन की सीमा। अगर हमें ऊपर वाली दे रखी हो कंडीशन, तो हम नीचे वाली लिख सकते हैं, और नीचे वाली दे रखी हो तो स्टूडेंट्स हम ऊपर वाली लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई सम्मिश्र फलन की सीमा की परिभाषा। एक बार फिर, सम्मिश्र फलन दे रखा w इक्वल टू एफ जेड, एक मानी फलन होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक मानी फलन हो तब कोई पॉइंट z इक्वल टू z नॉट पर एफ जेड की जो सीमा है वो एक नियत संख्या l कहलाती है, यदि एक लघु धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है स्टूडेंट, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसका जो स्क्वायर होता है वो छोटा हो जाता है जैसे 0.123 ये वाला मान है एप्सिलॉन का, 0 से बड़ा होगा परंतु 1 से छोटा हो गया, 0.623 ये वाला मान लिया। जैसे एप्सिलॉन का मान ये वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स और छोटा होगा, क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स और छोटा, इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर क्यूब इनको स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट हो, एफ जेड का मान क्या होगा l। आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा सातत्यता, कंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है लिमिट की डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स हमारी, अब है सम्मिश्र फलन की सातत्यता या कंटिन्यूटी। आगे वाला टॉपिक है कंटिन्यूटी या सातत्यता, कंटिन्यूटी या सातत्यता। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी सम्मिश्र फलन एफ जेड दे रखा हो, एक क्या है स्टूडेंट्स, एक परिबद्ध प्रांत में, मतलब प्रांत क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, या समृद्ध इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में, या परिबद्ध प्रांत में। प्रांत में और सहप्रांत में डिफाइन होता है स्टूडेंट्स फलन,
तो कोई भी एक सम्मिश्र फलन दे रखा है हमें एफ जेड, क्या स्टूडेंट्स एफ जेड दे रखा है, यदि एक सम्मिश्र फलन एफ जेड परिबद्ध प्रांत में, मतलब सम्मिश्र फलन एफ जेड परिबद्ध, मतलब प्रांत क्या होना चाहिए उसका परिबद्ध होना चाहिए, 10 मान है तो 10 मान होने चाहिए उसके प्रांत में, 5 है तो 5, 6 है तो 6, मतलब परिबद्ध होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लिमिट होनी चाहिए उन मानों की। एफ जेड परिबद्ध प्रांत में सम्मिश्र फलन एफ जेड परिबद्ध प्रांत डी में सतत कहलाता है यदि संतत कहलाता है यदि, या एफ जेड परिबद्ध प्रांत डी के किसी बिंदु z इक्वल टू जेड नोट पर, z इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखते हैं स्टूडेंट्स, आपने जनरल डेफिनेशन ऑफ 12th क्लास में पढ़ा है, मतलब कंटिन्यूटी के लिए एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे क्या स्टूडेंट्स उसकी एल एच एस बराबर आ जाएगा आर एच एस के और उस फलन के मान के, अगर तीनों इक्वल है तो फलन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कंटिन्यूस हो जाता है। किसी पॉइंट पे देखते हैं स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी। तो अब हमारे सम्मिश्र फलन की डेफिनेशन क्या है, कोई भी सम्मिश्र फलन एफ जेड परिबद्ध प्रांत डी के किसी बिंदु z इक्वल टू जेड नोट पर संतत कहलाता है यदि एक लघु धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मापांक ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, अब की बार क्या फ्रेंड्स पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का जो मान है वो वाला एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 से तो क्या होगा स्टूडेंट्स बड़ा होगा, जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल, ये वाली डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स उसके लिए। एज इट इज कंटिन्यूटी वाली जो लिमिट की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही है। अब की बार हमने लिमिट की जगह क्या रखा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट रखा और उसमें एक पॉइंट पे जो लिमिट का हमारा मान आएगा वो वाला रखते हैं। तो कोई भी सम्मिश्र फलन एफ जेड है वो परिबद्ध प्रांत डी के किसी बिंदु z इक्वल टू जेड नोट पर संतत कहलाता है यदि एक लघु धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मापांक ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 से तो बड़ा परंतु मापांक ऑफ जेड माइनस जेड नोट का जो मान है वो लेस देन हो डेल से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ये क्या स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन है स्टूडेंट्स उसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो हम किस पे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पे देखते हैं, z इक्वल टू जेड नोट, z इक्वल टू जेड टू, z इक्वल टू जेड थ्री, ऐसे पॉइंटों पे देखती हैं स्टूडेंट। अब है स्टूडेंट्स हमारी एक समान कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी या एक समान सातत्यता। ठीक है स्टूडेंट्स, एक समान सातत्यता जो होती है स्टूडेंट्स वो दो पॉइंटों पर होती है, z इक्वल टू z1 और z इक्वल टू z2 पर, दो पॉइंटों पे होती है स्टूडेंट्स एक समान कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी जो होती है स्टूडेंट्स वो कितने पॉइंटों पर होती है, वो होती है स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे। एक समान कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, एक सम्मिश्र फलन जेड एफ जेड, एक सम्मिश्र फलन एफ जेड एक संवृत्त या परिबद्ध प्रांत डी में, एक सम्मिश्र फलन एफ जेड एक परिबद्ध प्रांत डी के बिंदुओं z इक्वल टू z1 तथा z इक्वल टू z2 पर एक समान संतत कहलाता है यदि एक लघु धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि फलन ऑफ एफ जेड 1 माइनस फंक्शन ऑफ एफ जेड 2,
मापांक ऑफ fz1 माइनस fz2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मापांक ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, दो पॉइंटों पे लेके चलते हैं, एक समान कंटिन्यूटी दो पॉइंटों पे देखते हैं और कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे देखते हैं। तो कोई भी एक सम्मिश्र फलन fz परिबद्ध प्रांत D के दो बिंदु z1 और z2 पर एक समान कंटिन्यूअस कहलाता है यदि एक लघु धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि fz1 माइनस fz2 मापांक में लेस देन हो एप्सिलॉन से, और क्या स्टूडेंट z1 माइनस z2 का जो मापांक है वो लेस देन हो डेल से। एप्सिलॉन और डेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो मान है वो 0 से तो बड़ा होता है स्टूडेंट्स और 1 से छोटा होता है। ये वाला मान होता है, इनका स्क्वायर है, इनकी क्यूब है, इनका मान इतना छोटा होता है, इनको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, उनको मूल रूप से एप्सिलॉन के या डेल के बराबर भी हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे स्टूडेंट्स इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाती हूँ, जो लिमिट पर आधारित है। लिमिट की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसी डेफिनेशंस आपकी लास्ट ईयर काम में आई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, इफ क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, इफ fz इक्वल टू स्टूडेंट्स हमें दे रखा है fz इक्वल टू z स्क्वायर fz का मान जब z नॉट इक्वल टू आइटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 जब z इक्वल टू आइटा, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है स्टूडेंट्स, देन प्रूव करना है स्टूडेंट्स, देन प्रूव दैट लिमिट z टेंड्स टू आइटा fz इक्वल टू -1। ये वाला हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स लिमिट की डेफिनेशन के आधार पर। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ करने के लिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें फलन दे रखा है, ये वाला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, fz इक्वल टू z स्क्वायर, जब z का मान क्या हो स्टूडेंट्स, आइटा की ओर अग्रसर हो, इक्वल नहीं हो स्टूडेंट्स उसके, क्या स्टूडेंट्स, जब z का मान आइटा की ओर अग्रसर हो, fz या z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमें प्रूव करना है, जब z का मान आइटा की ओर अग्रसर हो तब फंक्शन का मान z स्क्वायर, और z का मान जब क्या स्टूडेंट्स z इक्वल टू आइटा हो तब फलन का मान 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन दैट है स्टूडेंट्स कि fz z स्क्वायर होगा जब z का मान आइटा की ओर अग्रसर हो, तो लिमिट क्या स्टूडेंट्स, लिमिट z टेंड्स टू आइटा fz इक्वल टू क्या दे रखा स्टूडेंट्स, z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, fz का मान क्या दे रखा है, z स्क्वायर दे रखा है जब z टेंड्स टू क्या हो, आइटा हो। ये वाला स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है, क्योंकि प्रूव करना है स्टूडेंट, क्या प्रूव करना है, लिमिट z टेंड्स टू आइटा fz की इसका क्या रख लेंगे स्टूडेंट्स, z स्क्वायर, क्योंकि z का जब मान आइटा की ओर अग्रसर है तो fz का मान क्या स्टूडेंट्स, z स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से z स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली डेफिनेशन हमें प्रूव करनी है, तो इसको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेंगे स्टूडेंट। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन हमारी होती है लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, जब z का मान क्या स्टूडेंट, z नॉट की ओर अग्रसर हो तो fz इक्वल टू यदि l हो तो इस डेफिनेशन को एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, मापांक ऑफ fz माइनस l, मापांक ऑफ fz माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर या देयर एग्जिस्ट z माइनस z नॉट लेस देन डेल। ये वाली है स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो उस फॉर्म में लिख लेंगे इसको, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स z स्क्वायर -1 है स्टूडेंट, तो मापांक ऑफ z स्क्वायर -1 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट z माइनस आइटा, मापांक ऑफ z माइनस आइटा लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है, क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स,
इस तरह के क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन जो हमें दी हुई होगी इसको हम क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे या इसको ट्रू मानेंगे। ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये वाली ट्रू है तो ये वाली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूव करेंगे, ये वाली कंडीशन हम प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मानना मापांक ऑफ जेड माइनस आइटा लेस देन डेल सत्य है, सत्य है। देन प्रूव दैट, तब प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स मापांक ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला हम प्रूव करेंगे। तो क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स इसकी, ये वाला प्रूव करने एलएचएस ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एलएचएस क्या स्टूडेंट्स, एलएचएस इसकी एलएचएस है मापांक ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वन, ये वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स -1 का जो मान होता है, -1 इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर, तो इधर आइटा स्क्वायर लिख लेंगे स्टूडेंट्स -1 की जगह, तो यहाँ से आ जाएगा मापांक ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख लेंगे जेड माइनस आइटा और जेड प्लस आइटा। तो क्या स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन में है, अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स, इनको लिख लिया मापांक ऑफ जेड माइनस आइटा और मापांक ऑफ जेड प्लस आइटा, क्योंकि स्टूडेंट्स सम्मिश्र संख्या की प्रॉपर्टी होती है Z1 Z2 का मापांक अलग अलग मापांक के बराबर होता है स्टूडेंट्स, ये वाली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ये वाली पुट कर ली गई। अब इसका मान है स्टूडेंट, हमने सत्य माना था Z माइनस आइटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, Z माइनस आइटा का जो मान है वो लेस देन है डेल से, तो इसका मान पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स लेस देन डेल, तो यहाँ से लेस देन का साइन आ गया बाहर, ये वाला लेके चल रहे हैं लेस देन, ये वाला डेल पुट करती बाहर लेस देन का साइन आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल चल रहा है हमारा जेड स्क्वायर -1 ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन डेल मल्टीप्लिकेशन में मापांक ऑफ जेड प्लस आइटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करेंगे तो यह आ जाएगा मापांक ऑफ जेड स्क्वायर -1 लेस देन का साइन डेल। अब स्टूडेंट्स इसमें जेड एक बार आइटा घटा लिया और एक बार जोड़ लिया, प्लस आइटा और प्लस आइटा एक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर माइनस और -1 लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख लिया जेड माइनस आइटा एक टर्म लिख ली स्टूडेंट, प्लस 2 आइटा दूसरी टर्म लिख ली। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी होती है सम्मिश्र संख्या की Z1 प्लस Z2 का जो मापांक है वो लेस देन या इक्वल, एक बार में एक कंडीशन सत्य, लेस देन मापांक ऑफ Z1 प्लस मापांक ऑफ Z2, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, बाहर लेस देन का साइन है, अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट्स इनको, तो अलग अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, अलग अलग करने के बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, कंडीशन आ जाएगी यहां से हमारे पास मापांक ऑफ जेड स्क्वायर -1 लेस देन का साइन है स्टूडेंट्स बाहर अलग अलग कर लेंगे, बाहर क्या स्टूडेंट्स डेल का मल्टीप्लिकेशन है जेड माइनस आइटा का मापांक प्लस 2 कांस्टेंट है स्टूडेंट्स बाहर ले लेंगे 2 मापांक ऑफ आइटा, क्योंकि मापांक ऑफ आइटा का जो मान है वो 1 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर -1 लेस देन डेल, इसका मान फिर डेल है स्टूडेंट्स, तो ये वाला डेल प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल। स्टूडेंट्स डेल स्क्वायर, डेल का मान इतना छोटा होता है कि इनको मूल रूप से हम डेल के बराबर रख सकते हैं, तो यहाँ से डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे स्टूडेंट डेल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर -1 लेस देन डेल, स्टूडेंट्स बाहर है अंदर वाला हो गया हमारे पास डेल, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया स्टूडेंट, तो क्या आ गया ये वाला डेल प्लस 2 डेल, तो ये आ गया इक्वल टू 3 डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेल इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या पुट कर लेंगे, मान पुट कर लेंगे, पुट ऐसे क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, डेल इक्वल टू पुट कर लेंगे एप्सिलॉन बाय 3 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे मान हम एप्सिलॉन बाय 3 रख लेंगे स्टूडेंट्स इधर, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर -1 लेस देन 3 इंटू एप्सिलॉन बाय 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास
जेड स्क्वायर माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेस देन एप्सिलॉन। व्हेन क्या लेके चले स्टूडेंट्स, व्हेन मापांक ऑफ जेड माइनस आइटा लेस देन डेल हम लेके चले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारी आ गई। तो इसको पुनः हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं, ये वाली जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारी, इसको हम लिखेंगे लिमिट जेड टेंड्स टू आइटा, जेड टेंड्स टू आइटा जेड स्क्वायर, ये फलन है जेड स्क्वायर इक्वल टू -1। और ये वाला ही क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना था। तो किसके आधार पर प्रूव किया स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव किया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट की एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन जो होती है स्टूडेंट्स, उसके आधार पर हमने ये लिमिट प्रूव की है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स आपके आगे, तो उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।